हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों को एग्ज़ाम मंत्र बबुआ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि आप लोगों का जो मैथ्स का डर है वो मुझे ख़त्म करना है, और उसके लिए मैं आज चैप्टर लेके आया हूँ डीआई का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इससे क्वेश्चंस आज के डेट में आते ही आते हैं, चाहे जो एग्ज़ाम्स ले लो आप, चाहे वो अभी आने वाला लेखपाल का एग्ज़ाम हो, उसमें भी आपका डीआई के क्वेश्चन रहने ही रहने हैं। चाहे यूपीएसआई का हो, वहाँ पर 3-4 क्वेश्चन रहने ही रहने हैं। और चाहे आपका जीडी का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो या बैंक का हो, इन सब में डीआई के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इनके बिना आपका मैथ्स का जो पोर्शन है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और ये बहुत ही, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर उन्हें आप बस ध्यान रखेंगे तो आप डीआई का क्वेश्चंस आराम से लगा लेंगे। तो आज हम बात करते हैं डीआई के क्वेश्चंस में। डीआई के क्वेश्चंस में सबसे मेन चीज़ होता है कि डीआई में एक तो परसेंटेज का इस्तेमाल होता है, दूसरा एवरेज यानी कि औसत, ये हो गया प्रतिशत, ये हो गया औसत, तीसरा हो गया प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत हानि। इन चार का बेसिकली इसमें इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें मैं आपको प्रश्न के माध्यम से समझाऊंगा और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक से इसमें लॉजिक हैं जो आपको याद रखने हैं या अपने दिमाग में रख लेना है, और अपने आप आपका डीआई का प्रश्न लग जाएगा। जैसे इसमें डीआई का जैसे बार डायग्राम, डीआई में 3-4 पार्ट होते हैं। जब इस तरह की चीज़ें बनी हो, इस तरह के डायग्राम बने हों, ये जो, तो इसे बोलते हैं बार डायग्राम। ये बार डायग्राम का एक प्रश्न है। और जब सर्किल में होता है तो इसे पाई चार्ट बोलते हैं, यानी कि एक सर्किल में है, एक वृत्त में है, तो ये पाई चार्ट होता है। और ये जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यानी कि जो ये इसमें जो बने होते हैं डायग्राम, उस पर बेस्ड जो प्रश्न होते हैं उनको बोलते हैं बार डायग्राम बेस्ड। ये भी डीआई का पार्ट है, डीआई का ये भी पार्ट है, डीआई का ये भी पार्ट है सर्किल में। तो अभी हम जस्ट बात करते हैं बार डायग्राम। बार डायग्राम में एक प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में किसी कंपनी द्वारा कुछ वर्षों में किया गया साइकिल का निर्माण दर्शित किया गया है। ये बताइए कि वर्ष 2010 की तुलना में 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा 2011 की तुलना में 2012 में कितने प्रतिशत की कमी हुई। यहाँ पर सबसे अच्छा प्रश्न ये है, यहाँ पर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर ये जो दिखा रखा है, इसमें लिखा हुआ है साइकिल का निर्माण हज़ार में, यानी कि 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 100,000, मतलब कि 1,00,000, 1,20,000, 1,40,000, ये मतलब निर्माण हुए हैं। ये वर्ष दे रखे हैं, यानी हर वर्ष ये जो वर्ष दे रखे, इन वर्षों में कितने कितने साइकिलों का निर्माण हुआ है। इसको इस तरह के डायग्राम को बोलते हैं बार डायग्राम। तो ये बार डायग्राम में साइकिलों के जो निर्माण हुए हैं, यानी जो उनका उत्पादन हुआ है, जो कि हज़ारों में है, तो उनका वर्णन दे रखा है। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि 2010 की तुलना में 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2010 की तुलना में 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये डायग्राम बनाऊं तो 2010 और 2011 ये है। 2010 में 80 और 2011 में 120, और चूँकि ये संख्या हज़ार में है तो मतलब ये डायग्राम्स मालूम चल रहा है कि 2010 में साइकिलों का उत्पादन कम हुआ था 2011 की तुलना में। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि 2010 की तुलना में 2011 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई साइकिल के निर्माण में।
साइकिल के निर्माण में। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, डरना बिल्कुल नहीं है, मैथ्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हमारा उद्देश्य है कि फ्री में सभी बच्चे मैथ्स को सीखें। ये जो डर बना रखा है, खौफ बना रखा है, बैच ज्वाइन करो, दुनिया करो, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 2010 की तुलना में बात की जा रही है, यानी जिस वर्ष की तुलना की जा रही है उसको नीचे रखते हैं, ठीक है, और जितना अंतर आया और गुणे 100, जिस वर्ष की तुलना की जा रही है वो आंकड़ा नीचे रहेगा, यानी हर में रहेगा, और जो जितना अंतर है वो ऊपर रहेगा और गुणे 100 कर देंगे, तो ये आपका प्रतिशत वृद्धि आ जाएगा, प्रतिशत वृद्धि आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2011 में 120 यानी कि 1,20,000 बने, और 2010 में 80,000, तो यानी कि 120 माइनस 80 यही अंतर है। और अपन तुलना की जा रही है 2010 की तुलना, 2010 की तुलना में, तो 2010 का आंकड़ा जो है ये 80 ये नीचे रहेगा, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखते हैं, और ऐसे आप निकाल देंगे, ये 40 हो जाएगा, 120 से 80 घटेगा, अपन 80 गुणे 100, और इसमें अगर आप काटेंगे तो 40 1 9 40, 40 दूनी 80, और 2 का 100 से काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा, यानी 50% की वृद्धि हुई। ठीक है, बहुत ही क्लियर है, कुछ भी नहीं है। डीआई में यही 4 बेसिक्स हैं। पहला बेसिक है आपका परसेंटेज का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एवरेज से क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें एवरेज का इसमें इस्तेमाल होता है डीआई सॉल्व में, और कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, कितना प्रतिशत हानि हुआ इसकी तुलना में, इस वर्ष की तुलना में, इस कॉलेज की तुलना में, मतलब तुलना जिस चीज़ से तुलना की जाएगी वो नीचे रहेगा, और जितना वृद्धि हुआ है या भी जितना घटा है उसको ऊपर रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो आपका प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत हानि निकल आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में यहाँ पर निकाल लिया गया, 50% आ गया। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट पूछा जा रहा है, दूसरा जो प्रश्न है, 2011 की तुलना में 2012 में साइकिलों के निर्माण में कितनी कमी आई। अब यहाँ पर डायग्राम से मालूम चल रहा है 2011 में जो इसकी लंबाई है, देखो जो इसकी ऊंचाई है ज़्यादा है, और ये 2012 में देखो इसकी ऊंचाई कम है। तो ये देख के स्पष्ट हो रहा है कि 2011 में साइकिलें ज़्यादा बनी हैं, यानी उनका उत्पादन हुआ है, और ये 12 में कम हुआ है। अब यहाँ प्रश्न है 2011 की तुलना में, यानी 2011 की तुलना 2011 से हो रही है, इसलिए 2011 नीचे रहेगा, 2011 नीचे रहेगा। तो यहाँ पर प्रतिशत कमी निकालना है, और यहाँ पर 2011 का आंकड़ा है 120, 2011 का आंकड़ा है 120, और 2012 का आंकड़ा है 90, 2011 का आंकड़ा है 90। तुलना की जा रही है 2011 से, 2011 का आंकड़ा है 120, तो जिससे तुलना की जा रही है वो नीचे हो जाएगा, गुणे 100, तो ये 30 हो जाएगा, 120 गुणे 100, 4 बार गया, इसको काट लेंगे, ये 25 बार जाएगा, तो 25% की कमी हुई। ठीक है, 2011 की तुलना में, यानी आज आपने ये चीज़ बिल्कुल सीख लिया स्पष्ट कि जिस वर्ष या जिस कॉलेज जिसकी तुलना में निकालना होता है प्रतिशत वृद्धि, कुछ भी निकालना हो जिसकी तुलना में, उसको नीचे रखते हैं, उसको हर में रखते हैं। उसको कहाँ पे रखते हैं? उसको हर में रखते हैं। जैसे यहाँ पर तुलना हो रही थी 2010 की तुलना में 2011 में कितनी वृद्धि हुई,
तो 10 की तुलना में था, तो 10 में जितना उत्पादन हुआ था उसको नीचे रखा। दूसरे प्रश्न में 2011 की तुलना में कितना कमी आया, फिगर से दिख रहा है। 11 से 12 में जब जाएंगे तो यहाँ पर कमी हो रही, यानी कम बन रहे हैं साइकिलें। तो 11 की तुलना में है तो 11 नीचे हो जाएगा, 11 का मान नीचे हो जाएगा। तो 11 का मान जब नीचे हो जाता है तो इसका मान जब नीचे होगा तो इसको नीचे रख देंगे। बाकी तरीका वही है, जिसकी तुलना है वो नीचे है, ऊपर जो अंतर आ रहा है उनका दोनों के बीच का वो लिख देंगे, गुणा 100 कर देंगे तो आपका अंतर आ जाता है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा दूसरा प्रश्न चलते हैं। अब एक पाई चार्ट का भी प्रश्न एक बार लगा लेते हैं। पाई चार्ट में एक कॉन्सेप्ट है। पाई चार्ट का जैसे ये होता है, पाई चार्ट, इसे बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट में क्या होता है, कई बार इनको कई सेक्शंस में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 20%, ये 30%, है ना, 20-30%, 20-30-20, 70, 15-15। जब इनको परसेंटेज में बांटेंगे तो ये पूरा परसेंटेज, पूरा वृत्त का परसेंटेज 100% होता है। लेकिन जब इसको हम कोण में बांटते हैं, कोण में, जैसे कि 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये जब इसको हम एंगल में बांटते हैं, यानी जब कोण में बांटते हैं, तो कोण में इस पूरे सर्किल का मान 360 डिग्री होता है। यानी पूरे वृत्त में बना कोण 360 डिग्री होता है। यानी कि आपको ये पूरा जोड़ 360 आना चाहिए डिग्री के रूप में, जब एंगल्स में दे रखा हो, कोण में दे रखा हो। और जब परसेंटेज में दे रखा हो तो परसेंटेज में ये पूरा सर्किल इज इक्वल टू 100% होता है। 100%, पूरा मतलब 100। आप जानते हैं, प्रतिशत में आपने पढ़ा होगा, पूरे का मतलब होता है 100%, आधे का मतलब होता है, आधा मतलब बोलते नहीं, आधा मुझे दे दो, मतलब 50% दे दो। पूरा मतलब 100%। ठीक है, ये बेसिक से आपको चलना पड़ता है। इसमें से पहले एक प्रश्न लगाते हैं, आपका जो है माइंड अपने आप खुल जाएगा। तो ये पाई चार्ट का एक प्रश्न है। नीचे एक परिवार के मासिक व्यय, एक परिवार है जिसमें एक मासिक मतलब होता है महीने का जो खर्च होता है। तो ये महीने का जो खर्च है उसका ये दे रखा है विवरण कि शिक्षा पे 90 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल्स में दे रखा है, प्रतिशत में नहीं दे रखा है, यहाँ पर एंगल्स में दे रखा है 90 डिग्री। एक पाई चार्ट है, यानी कि एक सर्किल है, इसमें डिवाइड कर रखा है। खाद्यान्न पे खर्च करता है 30 डिग्री, विविध पे खर्च करता है 50 डिग्री, मनोरंजन में 30, 70, 45, 45। अगर ये सारे एंगल आप जोड़ोगे तो ये 360 आएगा। कितना आएगा? 360 आ जाएगा अपने आप। जब एंगल्स में लिखा हो तो ये, जैसे यहाँ पर ये एंगल्स में लिखा है, ठीक है, जैसे ये एंगल्स में लिखा हुआ है, ठीक है, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अगर इन्हें आप जोड़ोगे 90 + 30 + 50 + 30 + 45 + 45, तो ये जोड़ 360 डिग्री आएगा, 100% आएगा। जब ये कोण की बात में करते हैं, जब ये कोण में पाई चार्ट होता है तो ये जो है आपका 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि कुल मासिक आय है 10,000, यानी मान लो कि कुल मासिक आय, यानी एक आदमी की जो कुल मासिक आय मतलब जो उसको सैलरी मिलती है वो 10,000 मिल रही है,
और मासिक व्यय दे रखा है इतना 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 होता है। मतलब कि सपोज दैट किसी व्यक्ति को जो है जॉब में 10,000 रुपये मिलता है महीने का, और वो इन चीज़ों पे पैसा इतना इतना खर्च करता है, लेकिन ये कोड में दे रखा है, कोड में दे रखा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो ये पूछ रहा है, पहला प्रश्न ये पूछ रहा है कि परिवार द्वारा किराए पे अपनी आय का कितना प्रतिशत व्यय किया जा रहा है किराए पे। ठीक है, किसने पूछ रहा है? किराए पे। किराया कहाँ है? किराए का जिक्र हो रहा है 45 डिग्री। कितना हो रहा है? 45 डिग्री। ठीक है, तो किराए पे कितने प्रतिशत खर्च करता है। यहाँ पर किराया का जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, कितना दे रखा है? 45 डिग्री। यानी कि जो ये पूरा जो सर्किल है, ठीक है, ये जो पूरा सर्किल है, ये पूरा सर्किल का एंगल है 360 डिग्री। हमने क्या कहा था? पूरा वृत्त जब इस एंगल के रूप में घूमेगा तो ये 360 का कोण बनाता है। तो ये बराबर होगा उसकी जो मासिक आय दे रखी, जो उसका सैलरी दे रखा है, वही उसके इक्वल होगा। वो कितना दे रखा है? 10,000 जो दे रखा है, ये दे रखा, ये क्या दे रखा है? 10,000 कुल मासिक आय। और कुल वृत्त का एंगल कितना बनता है? जब पूरा एक सर्किल घूम लेते हैं तो ये एंगल बनाता है 360, ऐसे बनाता है। ये 180, फिर ये 180, तो 360 हो गया। कितना हो गया? 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 10,000, जो उसकी मासिक आय, जो कुल आय दे रखी है आदमी की। तो एक का 10,000 अपान 360। तो अब किराए पे कितना खर्च, किराए पे कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। तो 45 पे, कितने पे? 45 पे 10,000 अपान 360 गुणे 45 डिग्री। तो ये इसको प्रतिशत में निकाल देगा। किस में निकाल देगा? प्रतिशत में निकाल देगा कि किराए पे कितना, ये जो किराए बना रहा है कितने प्रतिशत खर्च कर देता है, वो आप निकाल लोगे। यानी पूरा एक सर्किल 360 डिग्री होता है। और पूरा सर्किल मतलब ये जो इसके मासिक आय, ये पूरा सर्किल एक मासिक आय है, और उसमें से ये इस पे खर्च कर देता है। ईंधन पे, शिक्षा पे, खाद्यान्न पे, विविध पे, मनोरंजन पे, बचत पे। तो ये पूरा सर्किल अगर एंगल के रूप में देखेंगे तो 360 होता है। जब प्रतिशत के रूप में देखते हैं तो पूरा ये पूरा जो हो जाता है 100% हो जाता है, 100%। पर चूंकि यहाँ पर एंगल के रूप में दे रखा है, इसलिए 360 डिग्री इज इक्वल टू 10,000 उसकी मासिक आय जो टोटल में आय थी। तो एक, यानी इसको ऐसे सोच लो कि 360 आमों का मूल्य 10,000 है, तो एक आम का मूल्य 10,000/360, तो 45 आमों का मूल्य। वही तरीका लगाया गया है, बहुत ही सिंपल तरीका है। और इसको आप जब काटेंगे पीटेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर काटने पीटने के बाद हाँ, ये आपका आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 10,000 रुपये। तो एक डिग्री बराबर 10,000/360, तो 45 डिग्री जो कि आप किराए पे है, किराए पे खर्च कर रहा है। इसको जब आप काटेंगे 2 18, 500, 2 9, 250, 9 5 45, 1,250 रुपये। 1,250 रुपये खर्च करता है किराए पे। ये आ गया। किराए पे कितना खर्च कर रहा है? कितना खर्च कर रहा है? 1,250 रुपये। कुल आमदनी कितनी है? 10,000। ठीक है, यही तो प्रश्न है। तो ये कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है कुल आय का? तो इसका प्रतिशत जब निकालेंगे आप, अभी आपने निकाल लिया है कि किराए पे इतने रुपया खर्च कर रहा है, क्योंकि डायग्राम में एंगल में दे रखा था किराए पे,
उसको आपने रुपए में निकाल लिया है। अब निकालेंगे कितना प्रतिशत ये खर्च कर रहा है किराए पे अपनी आमदनी का। किराए पे खर्च कर रहा 1250, टोटल आमदनी है 10,000,